गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएस पावटा की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी का पोर्शन पूरा हो गया था। ये मेरा 4th लेक्चर है और यहाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम की या डाइजेशन की फिजियोलॉजी का स्टडी करेंगे। आज पाचन की कार्यकी का अध्ययन किया जाएगा और देखेंगे कि किस प्रकार आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले आता है कि पाचन क्या होता है। तो सर्वप्रथम पाचन अर्थात डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, हम बार बार चैप्टर के शुरुआत में भी बता रहे थे कि पाचन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें जटिल भोजन के स्वरूप को हम सरल और विसरणशील अवस्था में बदलते हैं। तो एक बार फिर से पाचन की डेफिनेशन कि भोजन को रासायनिक रूप से और यांत्रिक रूप से सरल और विसरणशील अवस्था में जो बदलने की क्रिया है वो पाचन कहलाती है। और पाचन की ये क्रिया दो प्रकार की होती है। एक जो पाचन है वो होता है यांत्रिक पाचन अर्थात मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरे प्रकार का पाचन होता है रासायनिक पाचन अर्थात केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन जो है, ये यांत्रिक पाचन मुख गुहा में किया जाता है और यहाँ भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है अर्थात उसे चबाया जाता है। यांत्रिक पाचन करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भोजन का जो रासायनिक पाचन होगा अर्थात जो एंजाइमों की सहायता से उसे सरल और विसरणशील स्वरूप में बदला जाएगा, वो क्रिया सुचारू रूप से और आसानी से हो सके, उसलिए पहले उसका यांत्रिक पाचन किया जाता है। अर्थात उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है ताकि जो केमिकल डाइजेशन है अर्थात रासायनिक पाचन की क्रिया है वो शीघ्रता से और आसानी से और सरलता से हो सके। तो यहाँ पर ये जो यांत्रिक पाचन की क्रिया है ये एक तो होती है मुख गुहा में, जो दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है चबाकर, और दूसरी बार ये क्रिया होती है आमाशय में, जहाँ पर भोजन का मंथन किया जाता है और उसे और भी छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। दूसरा जो पाचन है हमारे पास वो कहलाता है रासायनिक पाचन, और रासायनिक पाचन की जो क्रिया है वो लगभग संपूर्ण आहार नाल में ही संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे रासायनिक पाचन, और रासायनिक पाचन जो है वो सर्वप्रथम शुरुआत कर रहे हैं हम मुख गुहा से। तो मुख गुहा में पाचन। डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब यहां पर क्या है, यहां यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन है। क्योंकि यहां पर पाचन के लिए लार ग्रंथियां आकर खुलती हैं। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, लार स्रावित की जाती है इनके द्वारा, और लार एक क्षारीय तरल है, क्षारीय प्रकृति का तरल जो पाचन में अपना योगदान देता है। मुख गुहा में जो पाचन है उसमें यांत्रिक पाचन के फलस्वरूप जो भोजन ग्रहण किया गया है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों द्वारा चबाकर बदल दिया जाता है, और मनुष्य जो है कृंतक दांतों से काटकर भोजन ग्रहण करता है। आहार के आधार पर देखें तो मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है, अर्थात यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का होता है।
यह भोजन को काट कर यानी कुतर कर ग्रहण करता है और उसके पश्चात इसमें मिलाई जाती है लार। यहां पर लार का कंपोजिशन एक देखने वाली बात है। लार जो है एक क्षारीय प्रकृति का तरल है और इस क्षारीय प्रकृति के तरल में ज्यादातर अमाउंट यानी कि ज्यादातर मात्रा जल की होती है। मैक्सिमम अमाउंट लार का जो है वो जल कवर करता है। शेष बचा हुआ जो भाग है इस लार का, उसमें जल के साथ साथ इसमें एक लाइसोजाइम नामक पदार्थ पाया जाता है। ये जो लाइसोजाइम है ये भोजन के अंदर अगर कोई जीवाणुविक संक्रमण होता है तो उस जीवाणुविक संक्रमण को समाप्त करता है। इसके अलावा लार का जो माध्यम है वो क्षारीय प्रकृति का है, तो लार में जो एंजाइम उपस्थित होगा वो भी क्षारीय प्रकृति में ही अपनी क्रिया करता है। एंजाइम की एक खासियत होती है कि एंजाइम को स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक मीडियम की आवश्यकता होती है अपना क्रियान्विति करने के लिए। तो यहाँ पर लार में एक पाचक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लारीय एमाइलेज या इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ये लारीय एमाइलेज या टाइलिन क्षारीय माध्यम में अपनी क्रिया करता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। भोजन में जो अपन स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और स्टार्च जो ग्रहण की जा रही है उसका पाचन इस लारीय एमाइलेज या टाइलिन के द्वारा क्षारीय माध्यम में कर लिया जाता है। ये जो लारीय एमाइलेज है ये स्टार्च का पाचन कुछ इस प्रकार करता है कि ये स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात इनसे डाइसैकेराइड्स का निर्माण कर देता है। यहां पर देखने योग्य बात यह है कि ये स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है, तो इसका पूर्णतया पाचन यहां पर नहीं हुआ है, अर्थात अभी भी ये पाचन योग्य घटक है। ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका जो मोनोसैकेराइड में कन्वर्टेशन है ये लास्ट में जो मध्यांतर वाला भाग है वहां जाकर होगा, परंतु यहां पाचन की प्रारंभिक शुरुआत हो चुकी है और मुख गुहा में इस स्टार्च को यानी पॉलीसैकेराइड को स्टाइलिन एंजाइम के द्वारा माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये जो पाचन है ये कहलाता है मुख गुहा का पाचन। इस मुख गुहा के पाचन में एक और बात होती है कि इसको जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है और इसमें लार मिलाई जाती है तो भोजन नम और लसलसा हो जाता है, यानी कि ये ठोस अवस्था से अर्ध ठोस अवस्था यानी सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है और इस लार मिश्रित अर्ध ठोस अवस्था के भोजन को कहा जाता है बोलस। अर्थात मुख गुहा में पाचन के पश्चात भोजन का जो स्वरूप है वो बोलस हो जाता है और बोलस चूंकि मुख गुहा से निकल रहा है अर्थात इस बोलस का माध्यम जो है वो क्षारीय होता है। इसके बाद ये जो बोलस है ये निगलन की प्रक्रिया द्वारा आपके ग्रसनी और ग्रसिका में प्रवेश करता है। इस निगलन की प्रक्रिया को बोला जाता है डिग्लूटिशन। गुहा से बोलस को ग्रसनी या ग्रसिका में प्रविष्ट करवाना यानी उसे निगलना की जो प्रक्रिया है वो डिग्लूटिशन कहलाती है और इसके द्वारा ये क्षारीय प्रकृति का जो बोलस है वो ग्रसनी या ग्रसिका में प्रविष्ट हो जाता है। यहां नोट करने वाली बात है, ग्रसनी और ग्रसिका में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती, ना ही वहां कोई पाचक रस आकर मिलता है, तो ग्रसनी और ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। वहां केवल और केवल श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो ग्रसनी और ग्रसिका को चिकना बनाती हैं और इस प्रकार भोजन जो है वो फिसल कर सीधे पहुंचता है आमाशय में। तो दोस्तों जो दूसरा पाचन का टॉपिक है अर्थात मुख गुहा में पाचन के पश्चात नेक्स्ट जो पाचन का स्टेज है वो होता है आमाशय में पाचन।
जैसे ही अर्ध ठोस अवस्था का बोलस आमाशय में प्रवेश करता है, उसी आमाशय में प्रवेश करते ही वहां की जठर ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं और जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर स्रावित करती हैं जठर रस। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया की भांति है दोस्तों। जैसे ही भोजन प्रविष्ट होगा, उसकी प्रतिवर्ती क्रिया की अनुक्रिया के फलस्वरूप यहां जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर रस का स्रवण करेंगी। जठर रस के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट हैं। जठर रस में एक तो पाया जाता है HCl, ये एक एसिड है जो कि लगभग 2 से 3 pH का होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है यहां पर। और जठर रस में पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम, ये पाचक एंजाइम हैं जो यहां पाचन की क्रिया करेंगे। आपको मैंने एनाटॉमी में बताया था कि जठर भाग यानी आमाशय के अंदर 2 प्रकार के कपाट, एक कार्डियक कपाट और एक है पाइलोरिक कपाट। दोनों कपाट दोनों सिरों पर पाए जाते हैं। तो जब बोलस जो है आमाशय में प्रविष्ट हो जाता है तो जठर रस मिलने पर यह और तरल स्वरूप में आ जाता है और फिर दोनों कपाटों को बंद होकर यहां मंथन की क्रिया की जाती है, यानी कि अल्प मात्रा में जो यांत्रिक पाचन है वो आमाशय में भी होता है और आमाशय में भोजन को मथा जाता है। आमाशय में भोजन जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे तक रहता है और यहां पर पाचन की क्रिया संपन्न करता है। अपन देखते हैं जठर रस जो स्रावित किया गया है जठर ग्रंथियों द्वारा। यहां पर जठर ग्रंथियों में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों में पहली कोशिका पाई जाती है श्लेष्म कोशिका। ये जो श्लेष्म कोशिकाएं हैं ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं। आप कहेंगे कि सर आमाशय में भोजन पहुंच गया, वहां श्लेष्मा की क्या आवश्यकता है? श्लेष्मा की आवश्यकता होती है इस HCl की वजह से। ये हाईली एसिडिक है, अर्थात बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। इस स्थिति में ये जो HCl है ये आमाशय की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पर इस आमाशय की भित्ति इस HCl द्वारा क्षतिग्रस्त ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए श्लेष्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित श्लेष्मा आमाशय की भित्ति के चारों तरफ एक परत का निर्माण कर लेता है और ये HCl के प्रभाव से इस आमाशय की भित्ति को क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है? बचाता है। ये तो श्लेष्म कोशिकाएं हैं। इसके अलावा जठर ग्रंथियों में नंबर 2 अर्थात पेप्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो पेप्टिक कोशिकाएं हैं ये एक निष्क्रिय प्रकृति के एंजाइम का स्रवण करती हैं। ये निष्क्रिय प्रकृति का एंजाइम कहलाता है पेप्सिनोजन। इस निष्क्रिय एंजाइम का स्रवण किया जाता है और अगर शिशुओं में देखें तो यही पेप्टिक कोशिकाएं शिशुओं में एक और एंजाइम का स्रवण करती हैं जिसे कहा जाता है प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन भी एक इनएक्टिव फेज का यानी कि निष्क्रिय प्रकृति का ही एंजाइम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पेप्टिक कोशिकाएं हैं ये एक भी सक्रिय एंजाइम को स्रावित नहीं करती। एंजाइम हमेशा इनसे जो स्रावित होता है वो इनएक्टिव फेज में अर्थात निष्क्रिय अवस्था में ही स्रावित किया जाता है। इसके अलावा जठर ग्रंथियों में तीसरी तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। और ये जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं ये जठर रस में जो HCl घटक है वो एवं एक अन्य कारक जिसे कहा जाता है नैज कारक, उसका स्रवण करते हैं। अर्थात ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा HCl और नैज कारक का स्रवण किया जाता है। इस नैज कारक का क्या कार्य है? ये जो नैज कारक है, नैज फैक्टर है, ये भोजन में से विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 का अवशोषण करवाता है। आपको बता दूं, भोजन में विटामिन एक ऐसे घटक है जिनका कभी भी पाचन नहीं होता। वो जिस अवस्था में ग्रहण किए जाते हैं उसी अवस्था में शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और आपके वसाएं हैं, ये सभी पाचन योग्य घटक हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इन्हें एक सिंपल और डिसॉल्वेबल या डिफ्यूजेबल फॉर्म में बदला जाता है, लेकिन
वाइटामिन जो हैं, विटामिन जो हैं, वो जिस प्रकार के ग्रहण किए गए हैं उसी प्रकार के शरीर में अवशोषित किए जाते हैं, उनका कहीं भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये जो नैज कारक है ये विटामिन B12 का जो अवशोषण है भोजन में, ये जो घटक है विटामिन B12, इसका अवशोषण करवाने का कार्य करता है नैज फैक्टर। बच गया HCl। HCl का क्या कार्य है? आप कहेंगे कि सर ये एक एसिड है और एसिड का हमारे शरीर में या भोजन के पाचन में क्या रोल है? तो एसिड जो है वो पहला कार्य कि खुद एसिड है तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करवाएगा, अर्थात ये एक तरह से एसिडिक माध्यम यानी कि अम्लीय माध्यम क्रिएट करवाएगा। अभी जस्ट हमने इससे पहले देखा मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन लार द्वारा होता है और वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो इस प्रकार इसका मतलब है कि जो क्षारीय प्रकृति की लार है यानी क्षारीय प्रकृति का बोलस वो पहुंचा आमाशय के अंदर, लेकिन आमाशय में जो पाचन का एंजाइम का कार्य है वो अम्लीय माध्यम में संपन्न होगा। तो इसका मतलब यहां पर माध्यम करना पड़ेगा अम्लीय, और अम्लीय माध्यम बनाने का कार्य किसका है? HCl का। इसका मतलब ये बोलस के क्षारीय माध्यम को समाप्त करके आमाशय का माध्यम किस प्रकार का बनवाता है? अम्लीय प्रकार का बनवाता है। पहला कार्य HCl का ये हुआ। दूसरी बात, ये एक प्रबल अम्ल है, इसका मतलब ये भोजन को आमाशय में सड़ने से बचाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों कपाट बंद हैं। 2 से 3 घंटे तक जो भोजन है वो आमाशय में रुकेगा, तो भोजन सड़ ना जाए, इसको सड़ने से जो बचाने का कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, ये जो HCl है ये भोजन के जीवाणुविक संक्रमण को भी समाप्त करता है। कुछ मात्रा में जीवाणुविक संक्रमण लार के लाइसोजाइम द्वारा समाप्त किया जाता है, और शेष बचा हुआ जो कोई संक्रमण है, जो कोई बैक्टीरिया वगैरह भोजन के साथ गए हैं, उनको समाप्त करने का काम किसका है? HCl का। चौथा काम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये जो दोनों एंजाइम पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए गए हैं, निष्क्रिय पेप्सिनोजन और निष्क्रिय प्रोरेनिन, जो कि शिशु अवस्थाओं में स्रावित किया जाता है, इन दोनों निष्क्रिय एंजाइमों का जो सक्रियण है, क्योंकि पाचन से पूर्व इन्हें सक्रिय होना होगा, तो इनका दोनों का जो सक्रियण है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा। तो यहाँ HCl 4 कार्य करता है। बोलस का जो माध्यम है क्षारीय, उसे समाप्त करके अम्लीय माध्यम क्रिएट करवाता है। प्रबल अम्ल है तो भोजन को सड़ने से बचाता है, शेष बचे हुए जीवाणुविक संक्रमण को समाप्त करता है, और निष्क्रिय एंजाइमों का सक्रियण करवाता है। तो इस प्रकार जठर ग्रंथियों में 3 कोशिकाएं हैं जो इन घटकों का स्रवण करती हैं। अब हमारे पास आता है जो मुख्य जो पाचन की क्रिया है इन पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के द्वारा की जाएगी आमाशय में, वो क्रिया किस प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। भोजन के अंदर जो भी प्रोटीन का पार्ट गया है, अर्थात प्रोटीन का जो घटक है, उसका पाचन यहां आमाशय में किया जाता है। अब क्या है कि पहले एंजाइमों को सक्रिय करना है, जो कि HCl द्वारा किया जाएगा। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो कि कैसे प्रकृति का है, फिलहाल निष्क्रिय है, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को HCl एंजाइम जो है, HCl जो है वो इसे सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। ये पेप्सिन किस प्रकृति का है? सक्रिय है, अर्थात ये प्रोटीन पर पाचन की क्रिया कर सकता है। इसी प्रकार शिशु अवस्था का जो एंजाइम है, जिसको अपन ने कहा था प्रोरेनिन, उस प्रोरेनिन एंजाइम को HCl जो है वो रेनिन में परिवर्तित कर देता है, और ये रेनिन भी कैसा स्वरूप है? सक्रिय स्वरूप है। ये केवल शिशु अवस्था में उपस्थित है, और ये रेनिन एंजाइम जो है वो दुग्ध का पाचन करता है। दुग्ध में जो प्रोटीन वाला भाग है उसका पाचन, शिशु अवस्था का पाचन इस रेनिन एंजाइम द्वारा किया जाता है, और बाकी वयस्क होने पर एडल्ट्स में जो प्रोटीन का पाचन है वो सक्रिय पेप्सिन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों एंजाइमों का जो क्रियाविधि है वो कुछ इस प्रकार की है, देख लीजिए। ये भोजन का प्रोटीन वाला अंश जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अपाचित अवस्था में है, इसे
पेप्सिन एंजाइम जो कि HCl द्वारा सक्रिय किया गया है, ये जो सक्रिय पेप्सिन है इसके द्वारा इसका पाचन किया जाएगा और प्रोटीन को बदला जाएगा प्रोटियोजेज। आप ध्यान रखिए, प्रोटीन का जो सरलतम स्वरूप है वो होता है एमिनो एसिड, यानी कि आपके अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत ही सरलतम स्वरूप में है और इन्हें शरीर शीघ्रता से अवशोषित कर लेता है, परंतु यहाँ पर अमीनो अम्ल न बनकर प्रोटियोजेज और बन रहा है साथ में पेप्टोन्स, यानी कि यहाँ भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से डाइजेशन यानी संपूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। जिस प्रकार मुख गुहा में स्टार्च का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाया था, यहाँ पर भी प्रोटीन्स का पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाया है, परंतु घटक यहाँ पर बन गए हैं। शुरुआत हो चुकी है प्रोटीन के पाचन की और अधिकतर जो प्रोटीन का पाचन है वो यहीं पर इस अम्लीय माध्यम में संपूर्ण हो जाता है। अब बाल्य अवस्था की बात आती है। बाल्य अवस्था में जो एंजाइम है वो है काम करता है रेनिन, और रेनिन जो है वो बाल्य अवस्था में शिशु अवस्था में दुग्ध का पाचन करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि शिशु अवस्था में दुग्ध का पाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए, शिशु अवस्था में दुग्ध के अंदर एक प्रोटीन उपस्थित होती है जिसे बोला जाता है कैसिनोजन। ये दुग्ध घुलनशील अवस्था में पाई जाती है, ये घुलनशील प्रोटीन है। इस कैसिनोजन प्रोटीन पर HCl के द्वारा सक्रिय किया गया रेनिन एंजाइम क्रिया करता है, जो कि सक्रिय रेनिन है, HCl के द्वारा किया गया। ये सक्रिय जो रेनिन है ये इस कैसिनोजन पर क्रिया करके इसे कैसीन में बदल देता है। यहां पर ये जो कैसीन है ये केवल घुलनशील से अघुलनशील अवस्था के अंदर आ जाती है। इसके पश्चात इस कैसीन पर पुनः रेनिन एंजाइम की फिर से क्रिया होती है और रेनिन एंजाइम की क्रिया के द्वारा यह कैसीन कैल्शियम आयन से क्रिया करती है यहां पर, और यह कैल्शियम पैराकैसिनेट नामक घटक का निर्माण करती है। ये जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है ये थक्के के स्वरूप में होता है। जिस प्रकार से दही जम जाता है उसी प्रकार से प्रोटीन का एक थक्का स्वरूप जम जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो कैसिनोजन प्रोटीन है उसका पूरी तरह से पाचन हो चुका है। तो इस प्रकार इस रेनिन एंजाइम के द्वारा बाल्यावस्था में जो दुग्ध की प्रोटीन है उसका पाचन किया जाता है। ये जो रेनिन एंजाइम है या यूं कह दो प्रोरेनिन एंजाइम है, ये एंजाइम केवल बाल्यावस्था तक ही कार्य करता है, उसके पश्चात ये कार्य नहीं करता। वयस्क अवस्था में भी दुग्ध है और दुग्ध का पाचन, तो वयस्क अवस्था में दुग्ध को फाड़ने का कार्य तो किया जाता है HCl के द्वारा, और फिर जब उसमें जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसका एंजाइम आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो ही उस दुग्ध की प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। तो केवल बाल्यावस्था या शिशु अवस्था में ही रेनिन क्रियाशील है। उसके पश्चात जब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो दुग्ध का पाचन फाड़ने का कार्य HCl द्वारा और पाचन का कार्य पेप्सिन एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो आपका आमाशय है वहां पर एंजाइमेटिक क्रिया इस प्रकार से होती है। अब देखिए, जो आमाशय के अंदर मंथन क्रिया हो रही है वहां पर जठर रस मिलाया गया है। तो पहले ही मुख गुहा में जो भोजन का स्वरूप था वो बोलस हो गया था, वो अर्धठोस अवस्था में पाया गया था। अर्थात जब लार मिश्रित भोजन था वो अर्धठोस अवस्था का बोलस था। अब चूंकि वो आमाशय में पाचित हुआ है और वहां जठर रस और उसमें मिश्रित किया गया है तो वो भोजन और थोड़े तरल स्वरूप में आ जाता है, और उस तरल अवस्था के भोजन को अब कहा जाता है काइम। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये जो काइम है इसका माध्यम अम्लीय है, तरलता इसकी बोलस से ज्यादा है, अर्थात ये तरल अवस्था का भोजन का अंश है, और ये यहां से इस आमाशय से निकलकर अब प्रवेश करेगा ग्रहणी में। और ग्रहणी में आप जानते हैं दोस्तों, दो प्रकार के पाचक रस आकर मिलते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस और अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस। तो इन दोनों रसों के द्वारा ग्रहणी में आगे इस काइम का पाचन किया जाएगा,
और चूंकि और अधिक पाचक रस वहां पर मिल जाएंगे तो एक काइम और ज्यादा पतला और तरल स्वरूप में आ जाएगा। तो यहां आप इस आमाशय का पाचन, यहां पर फिजियोलॉजिकल पार्ट जो है वो क्या होता है, फिनिश। तो आज के लेक्चर में दोस्तों केवल आमाशय के पाचन तक हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो गृहिणी का और शेष बचा हुआ आंत्र का पाचन और अवशोषण है वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।